नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल स्मूथ स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को जीके, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर करवाऊंगा। तो 2 वीडियो एवरेज का डालने के बाद दोस्तों मैंने सोचा कि अब हम लोग को जीके का वीडियो डालना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जीके में मैं आज ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बनता है, लेकिन मैं अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। यानी कि कंपटीशन में इंडिया से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लिया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि भारत का कुछ अक्षांशीय विस्तार है और कुछ देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। तो नॉर्मली हम लोग पढ़ के निकाल जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री और देशांतरीय विस्तार आपका 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। लेकिन कभी हम लोगों ने दोस्तों इसे समझने की कोशिश नहीं की। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। यानी कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये ग्लोब में इनकी स्थिति क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये सब समझने के बाद दोस्त हम लोग इंडिया की तरफ यानी कि इंडिया के मैप की तरफ अध्ययन करेंगे। जब तक हम लोग ग्लोब के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें अक्षांश और देशांतर, भारत पर विस्तृत अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्लोब यानी पृथ्वी के ऊपर उपस्थित अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो शब्द का मतलब क्या होता है। आखिर ये ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से, ज्योग्राफी में ही क्यों पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको ग्लोब के बारे में अध्ययन कराऊंगा। ग्लोब के अध्ययन कराने के बाद मैं आपको इंडियन मैप की तरफ ले चलूंगा। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी जो है यानी भूगोल, भूगोल जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू यानी भूमि जो हमारा पृथ्वी है, गोल आप लोग जानते हैं यानी सर्कल जो गोल होता है, देख रहे हैं, यानी भूगोल। पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। समझ में आया? भूगोल का मतलब क्या है, पृथ्वी जो है गोल है। दोस्तों अब हम लोग सोचेंगे या आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भूगोल शब्द जो है वो कहां से आया और किसने बनाया। तो जो भूगोल शब्द का नामकरण जो है दोस्तों, इस विषय पर प्रथम स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है यूनानी निवासियों को जाता है। यानी उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का निर्धारण किया था। ठीक है, अब हम लोग कुछ हिकेटियस के बारे में पढ़ लें। हिकेटियस जो है दोस्तों, उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, हिकेटियस अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे साइंटिस्ट जो हैं अपने अलग अलग भूगोल के ऊपर मत दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं जिन्होंने अलग अलग ज्योग्राफियों को अलग अलग
रूप से वर्णन किया है। अर्थात कोई ना कोई साइंटिस्ट, किसी ने ग्लोब का निर्माण किया, किसी ने मैथमेटिकल जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित का निर्माण किया है। ठीक है, तो जो भूगोल का जनक है दोस्तों, उसे हम लोग हिकेटियस कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट बनाते चलिए। नोट बनाने से क्या होगा, ये एक विकल्प रहेगा। मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, किसी दिन आपके मोबाइल में नेट ना हो, तो अगर आप नोट बनाकर रखेंगे तो ये आपका विकल्प रहेगा कि आप आने वाले समय में आराम से अपने नोटबुक को खोलेंगे और इस नोट को आराम से पढ़कर एग्जाम में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। हर समय दोस्तों मोबाइल में वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाइए। तो एक नंबर हुआ दोस्तों भूगोल का जनक। क्वेश्चन आपका यह भी बनता है कि भूगोल का जो जनक है वो किसे कहते हैं। तो भूगोल का जो जनक है उसे हिकेटियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिकेटियस। अब देखिए दोस्तों, भूगोल जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में यानी शुरुआत में भूगोल का जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी मनुष्य और प्राकृतिक के बीच में जो पारस्परिक संबंध है वो कब हुआ, 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत हम लोग नदी, तालाब, झील, पर्वत, पठार और समुद्र और भी बहुत सारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड तथ्य हैं वो हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा हमारा ज्योग्राफी से कुछ संबंधित डेफिनेशन। आइए कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, पॉइंट नोट करते जाइए। भूगोल का जनक, क्वेश्चन आपका आता है भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं, तो हिकेटियस। क्वेश्चन आपका यह भी घुमा कर आएगा कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं। वर्तमान जो भूगोल है उसके जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, नोट करते जाइए दोस्तों। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब के ऊपर, आज जो हम लोग ग्लोब के ऊपर पढ़ने वाले हैं, इस ग्लोब के निर्माणकर्ता के नाम हम लोग जान लेते हैं, जिन्होंने ग्लोब को बनाया। अर्थात इसके निर्माणकर्ता हैं मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम, इंग्लिश में लिख देता हूं, मार्टिन बैहम। ठीक है, ये जो है दोस्तों इन्होंने ग्लोब का निर्माण किया था। ठीक है, अब ग्लोब से संबंधित एक और क्वेश्चन यह आएगा दोस्तों कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, मानचित्र जो हम लोग देश विदेश कंट्री वार जो भी है उस चीज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उस चीज को किसने बनाया था, तो उस चीज को जो है बनाया था अनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता मार्टिन बैहम। ठीक है, और विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर है। ठीक है, इतना आप लोगों को अध्ययन करना है दोस्तों। इतना रहा ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब से रिलेटेड बातें। ग्लोब से रिलेटेड यानी हम लोग पढ़ेंगे आज अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग मैप में और मैंने जो लिखा है उसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ग्लोब को समझने के बाद हम लोग भारत के मैप के तरफ प्रस्थान करेंगे और भारत के मैप में हम लोग प्रस्थान करते ही उसका अक्षांश और देशांतर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोगों को ग्लोब में भारत की अवस्थिति को समझना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पृथ्वी के मध्य से एक रेखा जाती है, आप देख रहे हैं ये रेखा,
जो मैंने बनाया हुआ है। इस मध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, अर्थात इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, अर्थात इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरीय गोलार्ध, उत्तर में उत्तरीय गोलार्ध एवं दक्षिण में क्या है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, आप देख रहे हैं उत्तर में उत्तर गोलार्ध यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगा ताकि आपको समझने में सुविधा हो। बहुत लोगों को हिंदी पसंद है, बहुत लोगों को इंग्लिश पसंद है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश को नोट बनाते चलिए दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। पहला तो इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, दूसरा इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, तीसरा इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, लैटिट्यूड हम लोग सिर्फ अक्षांश रेखा को बोलेंगे, ना कि भूमध्य रेखा और ना ही भूमध्य रेखा, ना ही विषुवत रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा को हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। जैसा कि आप लोग सर्कल बनाते हैं तो इसे आप लोग सर्कल समझ लीजिए। मैथ्स बनाया होगा आप लोग ज्योमेट्री में, तो मैथ्स में आप लोग जब बनाते होंगे तो उसमें डायमीटर आता होगा। तो आप लोग उस समय पढ़े होंगे कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, सर्कल का सबसे बड़ा रेखा होता है। उसी तरह ग्लोब पर अवस्थित 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होता है, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। अर्थात इसके उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 बराबर अक्षांश रेखा उत्तर एवं 90 बराबर अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, 0 डिग्री के उत्तर में 90 बराबर अक्षांश रेखाएं उत्तर एवं 90 बराबर अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ होती है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर टोटल कितने, टोटल लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड जो है वो कितनी है, देखिए 90 प्लस 90, ठीक है, ये 90 और ये 90। ठीक है, मैंने देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90 उत्तर की तरफ एवं 90 दक्षिण की तरफ बनाया हुआ है। ये सारे अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो 90 90 180, ठीक है, प्लस जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हम लोग उसे भी काउंट करेंगे, यानी कि ये भी एक अक्षांश रेखा हम लोग काउंट करेंगे। यानी 180 प्लस 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलाकर 181 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, यानी 181 डिग्री लैटिट्यूड। अब आप समझे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पूरे ग्लोब में यानी हमारे पृथ्वी पर, ग्लोब जो है दोस्तों वो एक भौगोलिक भाषा है। ठीक है, तो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक भाषा का उपयोग भी करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर टोटल 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती है, यानी 181 बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर शब्द का मैंने इसलिए यूज किया दोस्तों क्योंकि अक्षांश रेखा जो होती है वो पैरेलल होती है पूरे ग्लोब पर। ठीक है, यानी कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, यहां से यहां, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है और बराबर भी होती है। यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो ग्लोब पर बराबर होती है, यानी पैरेलल होती है
और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? जोन के नाम से जानते हैं। जोन्स के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि दो अक्षांश के बीच को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो आप लोगों को कहना है जोन्स के नाम से। ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि दो अक्षांश के बीच में कितनी दूरियां होती है, तो 111 किलोमीटर पैरेलल, यानी पैरेलल होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या पैरेलल होती है या नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बना के देंगे, तो आप लोगों को क्या करना है? बराबर, यानी पैरेलल होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि ग्लोब पर, हमारे पृथ्वी पर टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो ग्लोब पर टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में 181 लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम हूं और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, बुक में बहुत सारे हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे नॉर्मली पढ़ के निकल जाते हैं। ऐसा ग्लोब आपके बुक में बहुत मिला होगा। ये एकेडमिक से लेकर हम लोग कंपटीशन के दूरी तक को तय करने में हम लोग इस ग्लोब को देखते हैं, लेकिन कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये है क्या, ये जो रेखा खींची गई है इसे क्या कहते हैं, क्या इसकी स्थिति है ग्लोब पर, इसके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। बस नॉर्मली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के निकल जाते हैं, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, और उन्हें कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझिए। जीके भी समझने वाली चीज है और समझ कर पढ़िए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताया कि अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अर्थात ग्लोब जो होता है उसके निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, ये सारी चीज को आप लोग समझिए। तो ये हुआ दोस्तों हमारा अक्षांश रेखा। अब हम लोग आएंगे अपने देशांतर रेखा की तरफ। देशांतर रेखा देखिए दोस्तों, कैसे मैंने बनाया हुआ है, देख रहे हैं? उत्तर से चलते हुए विषुवत रेखा को काटती हुई दक्षिण की तरफ, या दक्षिण से चलते हुए विषुवत रेखा को काटती हुई उत्तर की तरफ। ठीक है, ये जो होती है पृथ्वी पर, इनकी स्थिति 360 बराबर भागों में होती है। जैसा कि अक्षांश रेखा 181 बराबर भागों में होती है, उसी तरह देशांतर रेखा क्या होती है? टोटल लॉन्गिट्यूड कितने बराबर भागों में होती है? 360 बराबर भागों में बांटी गई है। ठीक है, एक जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो बीच का देशांतर रेखा है, यानी बीच का लॉन्गिट्यूड रेखा। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। मैंने शॉर्ट में बताया, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपका यह भी बनेगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कौन से देश के बीच से होकर गुजरती है, तो वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो जैसे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 90 बराबर अक्षांश रेखा उत्तर एवं 90 बराबर अक्षांश रेखा दक्षिण में है, उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की तरफ, यानी ये ईस्ट, एवं 180 बराबर रेखा वेस्ट में होता है। 180 और 180 बराबर रेखा, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों? 360 डिग्री। यानी पृथ्वी पर टोटल देशांतर रेखा 360 बराबर भागों में बांटा गया है।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं दोस्तों, देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध में शुरू होती है और जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है दो देशांतर रेखा, उनके बीच की जो दूरी है देखिए 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पे आकर सबसे अधिक हो जा रही है। फिर ये जब रेखा विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जा रही है तो ये रेखा के बीच की दूरी कम होती जा रही है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा जो है इनके बीच की दूरी पैरेलल नहीं है, यानी बराबर जो है नहीं है। ठीक है, 1 नंबर और ये 2 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछेगा कि जो देशांतर रेखा है उनकी बीच की दूरी सबसे अधिक जो अक्षांश रेखा पर कितनी होती है। देखिए सबसे अधिक दूरी इनके बीच में विषुवत रेखा पर होती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती है। बाकी सब जगह ये दूरी घटती गई है, देख रहे हैं, घटती गई है। यानी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा की दूरी सबसे अधिक होती है और वो होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ देशांतर रेखा के बीच की दूरी किस पर, विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। समझ में आया। तो दोस्तों अब देखिए 0 डिग्री के इस तरफ 180 देशांतर रेखा यहाँ एवं 0 डिग्री के 180 देशांतर रेखा पश्चिम की तरफ है। ये रहा कुछ दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन। अब आइए एक और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया, दो देशांतर रेखाओं को बीच को हम लोग क्या कहते हैं। जिस तरह दो अक्षांश रेखाओं को हम लोगों ने चौन नाम दिया था, उसी तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोर के नाम से जाना जाता है। ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऊपर में आपको मैंने अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ जानकारी दी और नीचे में देशांतर रेखा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने दोस्तों। टोटल 181 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस होती है यानी अक्षांश रेखा, और इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच को हम लोग जोन्स कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब आइए टोटल जो है देशांतर रेखा पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर 360 बराबर रेखाएं होती है, 360 डिग्री। लंदन में जो ग्रीनविच शहर है उसके बीच से 0 डिग्री देशांतर रेखा रहती है। और दोस्तों ये दोनों कभी भी पैरेलल नहीं होता है देशांतर रेखा। तो दोस्तों ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये पैरेलल नहीं होती है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया। इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है। ये मैंने विषुवत रेखा पर उपस्थित के डिस्टेंस को बताया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी को गोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसे भी हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, ये कैसे हो गया। ये मैथ्स पर आधारित है। ये ऐसे हुआ दोस्तों, देखिए पृथ्वी पर टोटल, वैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी टोटल 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, यानी एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है, 24 आवर्स। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, यानी टोटल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हम लोग इसे मिनट में चेंज करते हैं, क्योंकि ये मिनट में दिया रहता है, आवर्स में हम लोग नहीं करेंगे। तो 24 घंटा को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो ये 1440
मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1440 मिनट। तो अब हम लोग मान लीजिए इसे कट कर रहे हैं, एक शून्य से एक शून्य कट करेंगे, 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 24 बार में, 6 से इसे कटाएंगे ये 4 बार, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, यही है, कुछ नहीं है, इजी है। मैंने 360 डिग्री को 24 घंटे के बराबर किया, 360 डिग्री को फिर 24 घंटे को उसको मिनट में चेंज किया और काट के निकाल कर 1 डिग्री को 4 मिनट में चेंज कर दिया। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पृथ्वी पर अवस्थित कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये कितने बराबर रेखा होती है, कितनी दूरी होती है, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अर्थात 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगती है, तो 360 डिग्री घूमती है तो 24 घंटा लगती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट समय लेगी। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरीय गोलार्ध करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी भाग को साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये कुछ हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहा दोस्तों। मेरा ये समझाने का कारण ये था कि अब मैं आपको लेकर चलूंगा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ये तो ग्लोब के बारे में जानकारी था, अब मैं जब आपको इंडिया के मैप के माध्यम से समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अक्षांश रेखा कैसी होती है और देशांतर रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडियन मैप। ठीक है, भारत का मानचित्र मैंने आपको यहां पर दर्शाया हुआ है। सॉरी, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा दे रहा हूं। हाँ, अब ठीक है। ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो केरल के पास में है, जो नीचे वाला तट भारत की सबसे निचली बिंदु है। यहां से 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। मैंने आपको ग्लोब में समझाया था कि अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है, ऐसे ग्लोब पर ऐसे होता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा यहां पर ग्लोब बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये बीच का रेखा मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर में 90 बराबर अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और 90 बराबर रेखा है दक्षिण की तरफ जिसे हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा। देखिए दोस्तों, भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश से। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है क्या। ग्लोब पर जो इंडिया की अवस्थिति है वो है तो 37.6 उत्तरीय क्या है, अक्षांश तक विस्तृत है। देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखा मैं यहां पर ग्लोब पर बनाया हूं। अब मैं आपको भारत की अवस्थिति बनाता हूं। जैसे जैसे 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अक्षांश रेखा बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 90 तक। यानी भारत की अवस्थिति देखिए, पॉइंट को अभी हटाइए, पॉइंट को हम लोग बाद में काउंट करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल 8 से लेते हैं। तो 0 डिग्री से 1 2 3 4, मान लीजिए ये 8 है, मान लीजिए ये 8 है। ठीक है,
ये 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश, इसे हम लोग 37 डिग्री अक्षांश मान ले रहे हैं। ठीक है, यह हुआ हमारा 8 डिग्री 8.4 से 37.6। देखिए दोस्तों, उत्तरीय अक्षांश, भारत की अवस्थिति मैंने आपको बताया। इंडिया की जो अवस्थिति होती है उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, ये भारत का विस्तार है। तो 0 डिग्री के उत्तर में भारत का विस्तार शुरू हो रहा है, इसलिए उत्तरी, और पूर्वी मैं आपको बताऊंगा जब देशांतर रेखा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ उत्तर में 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 तक अक्षांशीय विस्तार, यानी यहां से यहां तक। अब आइए देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं। ये देशांतर जो विस्तार है भारत का, वो गुजरात से शुरू होता है 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो मैप में मैंने आपको बताया था कि जो देशांतर रेखा होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, ये उत्तरीय गोलार्ध से निकलती है, दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी से उत्तर की तरफ फैली रहती है। ठीक है, ऐसे। इसी तरह भारत का अपना एक देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 68.7 से लेकर 97.25 तक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री के देशांतर रेखा के पूर्व में 180 इधर पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ होती है। तो जैसे जैसे हम लोग 0 से बढ़ेंगे आगे, संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए 68 तक। तो ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत को, गुजरात को छूती है और यहाँ से चलती हुई अरुणाचल प्रदेश में 97.25 पूर्वी देशांतर तक विकसित है। तो ये उत्तरीय जो अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा के उत्तर एवं देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए भारत की अवस्थिति क्या होगी, उत्तरी पूर्वी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये हुआ भारत की उत्तरी एवं पूर्वी विस्तार ग्लोब पर कितने डिग्री से, यानी 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको मैप समझाया, और मैप समझाने का मेरा यही कारण था कि जब मैं आपको भारत का मैप समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ग्लोब समझाने का यही कारण था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक चीज देखिए, भारत के ऊपर से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं इस तरह से, जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, यानी जब 97 से हम लोग 68 को घटाएंगे तो हमें 29 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 30 देशांतर रेखा मान लेते हैं। ठीक है, 30 देशांतर रेखा। तो ये जो 30 देशांतर रेखा है ये भारत के ऊपर से गुजरी हुई है। ठीक है, ये भारत की देशांतर रेखा की अवस्थिति है। तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेगी, 30 × 4 यानी 120 मिनट, यानी 2 आवर्स। समझ में आया, ये मिनट है और ये आवर्स है। यानी दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से
पूर्व की ओर घूमती है, इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सबसे पहले सूर्योदय इस एरिया में होगा, उसके बाद वाले एरिया में। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और गुजरात में बाद में। अब मैंने 2 घंटा क्यों निकाला ये आप देखिए। पृथ्वी पर उपस्थित भारत पे पूर्वी देशांतर का विस्तार 90 बराबर भागों में है। यानी कि इस छोर से इस छोर के बीच की दूरी 30 डिग्री देशांतर है। यानी घंटा में व्यक्त करेंगे 2 घंटा। यानी जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे होगा, तो गुजरात में कब होगा 9 AM। क्योंकि यहां पर 7 बजे और यहां से यहां के बीच की दूरी 2 घंटा, तो यहां पर अगर सूर्योदय 7 बजे होगा तो यहां पर 9 बजे होगा। ठीक है, ये रहा हमारा देशांतरी विस्तार भारत के ऊपर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है दोस्तों जिनकी पूर्वी और पश्चिमी विस्तार होती है। और देखिए ये दोनों समय 2 घंटा का वैरी कर रहा है। तो कभी हम लोगों ने ऐसा देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहा है तो यहाँ पर गुजरात में 9 बज रहा है, नहीं। तो ऐसा होता है दोस्तों कि हर देश के बीच की समय के डिस्प्यूट को दूर करने के लिए एक देशांतर रेखा पाई जाती है। ठीक है, और ये देशांतर रेखा जो है 1 2 3 4 5 बराबर राज्य से होकर गुजरती है। और ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसे ही हम लोग भारत का मानक समय निर्धारण करते हैं। ये जो है भारत के मध्य में पड़ता है, अर्थात ये जो देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद के यूपी से होकर गुजरता है। यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरता है, यानी नैनी से। क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नोट करते जाइए दोस्तों, और मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे भी नोट कीजिए और वीडियो को रोक कर सारा नोट तैयार कर लीजिए। ये आपका बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा। तो देखिए 82.5 डिग्री और 68 के बीच में बराबर दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की बराबर दूरी है, इसलिए इसे मानक समय भी कहा गया है। यानी 82.5 डिग्री को मानक समय भी कहा गया है। ठीक है, इसी के आधार पर पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। यानी यहाँ पर सुबह का 7 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में भी 7 और गुजरात में भी 7 बजेगा। ठीक है, ये रहा समय का निर्धारण। ऐसे बहुत सारे कंट्री है दोस्तों जिसका देखिए पूर्वी पश्चिमी विस्तार है, होगा ही और होता ही है। तो उन देश के बीच में ये समय निर्धारण को ठीक करने के लिए सभी देश में आपस में मिलकर एक अपना समय का डिस्प्यूट को दूर करने का एक मानक समय बनाया है। जैसे कि भारत का मानक समय 82/1/2 पूर्वी देशांतर है। जब मैं आपको वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तो आपको सभी देश के मानक समय को पढ़ाऊंगा। अभी भारत पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन से संबंधित मानक समय को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मानक समय है दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट बनाते जाइए। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भारत के यहां से उड़ीसा होगा, सॉरी, ठीक है, झारखंड नहीं होगा, ये उड़ीसा का ही क्षेत्र है। तो मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा
पूर्वी देशांतर का मानक समय। अब हम लोग चलेंगे कर्क रेखा। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, ये यहां से गुजरती है दोस्तों, यहां से गुजरते हुए ऐसे। तो भारत के मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछेगा कि 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र भी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने थोड़ा सा ऐसे किया हुआ है, यहां से गुजरेगा, ठीक है, यहां से ऐसे, गुजरात, महाराष्ट्र, मैप में थोड़ा सा इधर उधर हो गया दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए, यहां पर लिखा हूं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री मानक रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिया है, नोट बना लीजिएगा। ठीक है, मैप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने में असक्षम हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर कौन से देश का कैपिटल जो है अवस्थित है? तो ये होगा दोस्तों झारखंड का रांची। झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, और भी 2 विकल्प है, भोपाल और गांधीनगर। ठीक है, भोपाल और गांधीनगर, ये 2 जो है कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, लेकिन जो है इनके काफी समीप है। तो आपसे पूछेगा यदि ऑप्शन में रांची ना रहे, अगर मध्य प्रदेश का भोपाल रहे या गुजरात रहे, इन दोनों में से कोई एक टिक मार दीजिएगा। ठीक है, रांची रहेगा तो रांची टिक मारिएगा, अगर रांची ना रहे, मध्य प्रदेश का भोपाल रहे तो भोपाल पे टिक मारिएगा, अगर मध्य प्रदेश का भोपाल और रांची ना रहे तो गुजरात रहे गांधीनगर तो गांधीनगर को टिक मारिएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा कुछ अक्षांशीय और देशांतर के बारे में जानकारी, और भारत पे अवस्थित अक्षांशीय देशांतर रेखाएं कितने बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा के बारे में जानकारी। ठीक है, अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सीमा रेखा, उसका क्षेत्रफल, अर्थात कौन से देश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों, तो मुझे लगता है ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है भारत में, ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।